स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, कल के टॉपिक में अगर आपको याद हो तो हमने जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने सारा जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग की कैलकुलेशन समेत सब कुछ आपको सिखाया था। याद है? इस टॉपिक के साथ ही, क्योंकि आपके बुक में जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग एक साथ ही गिवन है, और प्रोसेस कॉस्टिंग में अब चूंकि काफी चेंजेस का मतलब ये नहीं कुछ न्यू ऐड हुआ है, बल्कि ये मतलब है काफी कुछ एक्सक्लूड हो गया है नाउ अपडेटेड कोर्स में, क्योंकि ये अपडेटेड बुक के मुताबिक चल रहा है। तो इसलिए मैं उसको साथ ही पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग अब बहुत कम कंटेंट में रह गया है। तो इसलिए इकट्ठा पढ़ के इसकी जो प्रैक्टिस किट है वो भी इकट्ठी गिवन है, यानी इकट्ठा एक ही चैप्टर गिवन है, तो वहां से फिर इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जो प्रोसेस कोस्टिंग में अब आप लोग, चूंकि आप लोग ने पुराने कोर्स में भी पढ़ा था, MA1 MA2 या बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा प्रोसेस कोस्टिंग, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा कि हम प्रॉपरली प्रोसेस कोस्टिंग में प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, या फिर हम उसके अंदर डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस वाला टॉपिक करते थे, या F2 के अंदर बहुत ही लेंथी कुछ एक दो टॉपिक्स थे जो प्रोसेस कोस्टिंग से रिलेटेड थे। लेकिन अब रिसेंटली जब कोर्स अपडेटेशन हुई है तो उसके बाद अब प्रोसेस कोस्टिंग भी काफी हद तक कम हो चुका है। बेसिक मतलब तो प्रोसेस कोस्टिंग का वही है, लेकिन कैलकुलेशंस वाइज काफी उसमें चीजें अब नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। प्रोसेस कोस्टिंग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस कोस्टिंग का मतलब क्या है। कल भी जब हमने लेक्चर किया था तो हमने कोस्टिंग पढ़ा था, यानी कि जॉब एंड बैच कोस्टिंग। और कोस्टिंग के बारे में मैंने कल भी क्या बताया था? कोस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी यूनिट को कॉस्ट असाइन करने का तरीका, यानी एक यूनिट को कॉस्ट असाइन करने का जो मेथड है उसको कोस्टिंग बोलते हैं। किसी भी यूनिट को कॉस्ट असाइन करने का मेथड जो है वो कोस्टिंग बोलते हैं। फिर मैंने कल एक बात बताई थी, लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि कोस्टिंग जो है वो एक एक ही मेथड पे क्यों नहीं है, यानी सिर्फ जॉब कोस्टिंग क्यों नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ बैच कोस्टिंग क्यों नहीं है, सिर्फ प्रोसेस कोस्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस की नेचर अलग है। कोई बिजनेस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विसेज बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बिजनेस है। किसी बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस में हो रही है, किसी में कस्टमर की डिमांड के मुताबिक चीज चल रही है, किसी में आपकी स्टैंडर्डाइज चीज चल रही है। तो हर बिजनेस की जब नेचर अलहदा है तो उनके कोस्टिंग टेक्निक्स भी अलहदा हैं, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के कोस्टिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम। जैसे कल हमने जॉब कोस्टिंग की बात की थी, तो जॉब कोस्टिंग क्या था? जिसमें कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप प्रोडक्शन करते हो, राइट? तो वहां पे जॉब कोस्टिंग यूज की। बैच कोस्टिंग क्या था? जहां पे आप बैचेस में करते हो। इसी तरह आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है? वेयर द गुड्स वेयर द गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये तो पहला पॉइंट हो गया। जहां पे आपकी जो गुड्स हैं, जहां आपकी प्रोडक्शन है, वो प्रोसेसेस में होनी है। वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू होनी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू होनी है। जहां जहां आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में होती है वहां प्रोसेस कोस्टिंग यूज किया जा सकता है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स पे जाते हैं, उससे पहले चंद एक पॉइंट देख लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जिसमें कॉस्टिंग कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन में होती है। लाइक एक ऑपरेशन पूरा चल रहा है, एक प्रोसेस हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा। तो आपको उस लिहाज से कॉस्टिंग करनी है कि यार ये पहला स्टेप हो गया, प्रोसेस 1, अब प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो हम जब क्या कहते हैं, शुगर जो बनाते हैं वो शुगर केन से बनाते हैं, राइट? अब शुगर केन को पहले उसका रस निकाला जाता है, उसके बाद उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस किए जाते हैं, बॉयल किया जाता है या उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। जिस भी लिहाज से उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू चल के शुगर में कन्वर्ट होता है। वो एक ही प्रोसेस में, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट नहीं बन जाता। प्रॉपर प्रॉपर स्टेप्स में डिवाइडेड है, प्रॉपर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में। तो उसकी कॉस्टिंग भी फिर उस लिहाज से कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस पे होती है। जिस तरह ऑपरेशन चलता है कॉन्टिन्यूसली, उस तरह उसकी कॉस्टिंग होती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये आपको थियोरेटिकली वो पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या शुगर बनाने का तरीका, किसी भी पाउडर रिलेटेड बिजनेस बनाने का तरीका, या किसी भी लिक्विड रिलेटेड चीज बनाने का तरीका, जिस तरह आपकी जो ये
सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसकी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं आपकी, इनका जो प्रोसेस है ये तो प्रॉपर एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में कन्वर्ट होकर प्रॉपरली बनता है, तो प्रॉपर वहां पे क्या यूज होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये ऐसे बिजनेसेस में ये कॉस्टिंग यूज होती है जहां पे यूनिट्स जो हैं वो आइडेंटिफाइबल होते हैं और बट इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इसका क्या मतलब है? आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है, आइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि आप इनको आइडेंटिफाई देख तो सकते हो, यानी फॉर एग्जांपल आप केमिकल को देख सकते हो, आप सीमेंट को देख सकते हो, ऑयल को देख सकते हो, पेंट को देख सकते हो, आप कोका कोला देख सकते हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये आप जितने भी मैंने आपके सामने भी नाम लिए, जितनी भी एग्जांपल्स ली, क्या आप इनका एक यूनिट डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो कि ये इसका यूनिट है? बताओ। केमिकल का यूनिट बता सकते हो, सीमेंट का यूनिट बता सकते हो? बताओ। यूनिट्स को डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट या शो कर सकते हो इस एग्जांपल में, किसी एक एग्जांपल में भी? बताओ। यस या नो? सोचो जरा। दोबारा सुन लो मेरा क्वेश्चन, कि आप प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस कॉस्टिंग वाली एग्जांपल्स हैं, इसमें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो मुझे आंसर्स मिले नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने कि नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हो पेंट, अब मैं बोलूं पेंट का एक यूनिट क्या है, पेंट का, अब आप ये नहीं बोल सकते वो जो पेंट की एक बॉक्स है वो एक यूनिट है। भाई वो तो उन्होंने खुद बनाया ना बॉक्स, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म है पेंट की, उसका यूनिट क्या है? कोई यूनिट नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। शुगर की बात कर लो, शुगर की बात कर लो, चीनी की बात कर लो, इसमें आप एक यूनिट को क्या क्या एक दाना जो एक दाना है, एक दाना है शुगर का, क्या वो उसका यूनिट है? नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट्स आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन वैसे आइडेंटिफाइबल का मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप बता नहीं सकते कि ये इसका एक यूनिट है। हाँ, उसकी पैकिंग करके आप यूनिट बना सकते हो, जैसे शुगर 1 किलो, अब 1 किलो शुगर आपने पैक कर दी एक पैकेट में, तो वो उसका यूनिट है। वो अब सेलिंग के लिए एक यूनिट बन गया कि 1 केजी का है, 5 केजी का पैकेट है, 10 केजी का, बट उसका एक अपना प्रोडक्ट का यूनिट नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग की ये एक मेन फीचर है, प्रोसेस कॉस्टिंग का एक मेन फीचर है। इस तरह के बिजनेसेस में यूनिट्स इनडिस्टिंग्विश होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यूनिट्स में, लेकिन आइडेंटिफाई देख सकते हो, पता चल सकता है ये यूनिट, ये मतलब ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद चूंकि ये एक प्रोसेस में, मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक प्रॉपर प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में चलती हुई प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो इसके बारे में एक फीचर ये भी है कि इसका एक आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, यानी जो भी एक आउटपुट होता है, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम becomes input of next process, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, यानी एक एक प्रोसेस से निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 हुआ, अब प्रोसेस 1 से एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अब वो प्रोसेस से जो आउटपुट निकला है वो अब अगले प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट होगा प्रोसेस 2 के लिए। इसी तरह फिर यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या होगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट होगा। तो आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये प्रॉपर जितनी मैंने 4-5 बातें लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। थ्योरेटिकली वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से बिजनेस में यूज होता है। तो ये 5 के 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। यहां तक अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, एक मरतबा कंफर्म कर दो अगर क्लियर है, एक दफा कंफर्म कर दो सब। सब कंफर्म कर दो, उमेर आप बताओ क्लियर है? गुड। अब अब ऐसा है कि जिस तरह पहले था कि प्रोसेस अकाउंट बनता था, अब ये चीजें नहीं रही। अब आपके कोर्स में क्या है, अब आपके कोर्स में सिंपल क्या है, देखो, हमने बस ये समझना है, हमने बस समझना है कि यार फिनिश गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जब एक प्रोसेस में जितना इनपुट किया जाता है ना, जितना भी इनपुट आपके प्रोसेस में किया जाता है, इनपुट हमेशा इक्वल आता है आउटपुट के, हमेशा। इनपुट हमेशा इक्वल आता है आउटपुट के, इनपुट हमेशा इक्वल आता है आउटपुट के। अब आप कहोगे किस तरह?
वेस्ट भी तो होता है मटेरियल, तो मैं उस वेस्टेज को मिला के कह रहा हूँ, मतलब इस आउटपुट के अंदर मैं ये नहीं कह रहा सारा फिनिश गुड्स, मतलब इसके अंदर फिनिश गुड्स या कोई और मामला है वो सारे होंगे, लेकिन आपका इनपुट और आपका आउटपुट हमेशा इक्वल आता है, हमेशा इक्वल आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हिसाब गलत कर रहे हो, लेकिन ये इक्वल आता है, ठीक है। अब इस आउटपुट में कौन कौन सी चीजें ऐड है, इस आउटपुट में कौन कौन सी चीजें ऐड है, तो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि इस आउटपुट में मैं फिनिश गुड्स को भी कंसीडर कर रहा हूँ और नॉर्मल लॉस को भी कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हमें पता है कि एक इनपुट जब हम एंटर करते हैं, कोई रॉ मटेरियल एंटर करते हैं, कुछ भी जब एंटर करते हैं, तो जब भी हम कोई भी चीज एंटर करते हैं प्रोसेस के अंदर, तो हमारी नीयत क्या होती है, हमारी नीयत होती है कि उसको हम कन्वर्ट करें किस में, फिनिश गुड्स में, ये तो हमारी नीयत होती है। लेकिन फिर ये नॉर्मल लॉस क्या चीज है, मतलब हमने तो फिनिश गुड्स बनाने की नीयत से इनपुट डाला ना, हमने तो ये सोचा था कि हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो उस लिहाज से हमने कहा कि यार फिनिश गुड्स बनाने के लिए हम इनपुट एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे आउटपुट में कुछ नॉर्मल लॉस भी आ गया, कुछ नॉर्मल लॉस भी आ गया। अब ये नॉर्मल लॉस क्या चीज है, अब ये नॉर्मल लॉस क्या चीज है, नॉर्मल लॉस पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल लॉस इज द एक्सपेक्टेड लॉस, नॉर्मल लॉस इज द एक्सपेक्टेड लॉस, जो बिजनेस को पता होता है कि यार इस तरह की वेस्टेज होनी ही होनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप बॉयल करोगे, आप फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोसेस में, आपका प्रोसेस है बॉइलिंग, बॉइलिंग वाले प्रोसेस में क्या करोगे, बॉयल करोगे ना, जब बॉयल करोगे तो इवेपोरेशन भी होगी, उस इवेपोरेशन में आपको पता है यार, अगर मैंने 1,000 लीटर बॉयल किया तो हो सकता है इसमें से 1 लीटर मेरा इवेपोरेट हो गया हो, तो वो आपके एक्सपेक्टेड लॉस है, आपको पता है कि ये लॉस होना है, एक्सपेक्टेड लॉस है, आपको अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था और लॉस हो गया, नुकसान हो गया, नहीं, आपके जहन में है। तो जो जहन में लॉस होता है, जो एक्सपेक्टेड उम्मीद होती है कि यार ये लॉस तो होगा, वो लॉस कहलाता है नॉर्मल लॉस, ठीक है। अच्छा, अब इस लॉस पे भी हम बात करें, नॉर्मल लॉस के बारे में हमने पहली बात तो ये सीखी कि एक्सपेक्टेड लॉस है, जिसके एवेपोरेशन या कोई वेस्टेज वगैरह, दिस लॉस इज वैल्यूड एट स्क्रैप वैल्यू, इस लॉस को हम वैल्यू करते हैं स्क्रैप वैल्यू पे, क्योंकि देखो जो लॉस होता है ना, लॉस, आपको एक लॉस हुआ, अब एक तो ऐसा लॉस है जिसको आप आगे बेच नहीं सकते, जिस तरह इवेपोरेशन है, आपके जो लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, वो इवेपोरेट हो गया, अब वो जो इवेपोरेशन होके लॉस हुआ, उस केस में तो कोई उसकी वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो जाया हो गया। कभी कभार लॉस होता है जिसको आप आगे बेच भी सकते हो, जिस तरह मैं आपको एक एजम्पशन, एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप कपड़ा सिलवाने देते हो, कपड़ा सिलवाने दिया, तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बच जाता है, यानी वो जब शेप बनाता है प्रॉपर, क्या कहते हैं, कपड़े की या किसी सूट की, तो साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच जाता है ना। अब वो कपड़ा उस बाकी कपड़े से सूट तो नहीं बन सकता, बाकी कपड़े से सूट तो नहीं बन सकता, लेकिन वो कपड़ा बड़े सस्ते में, सस्ते दामों में वो आगे बिक जाता है, वो बड़े सस्ते दामों में आगे बिक जाता है। तो वो जब बिकेगा तो, लेकिन अब वो सस्ते दामों में बिकेगा ना, महंगी उसी रेट पे थोड़ी भी बिकेगा जिस रेट पे वो कपड़ा था, वो तो किसी स्क्रैप वैल्यू पे बिकेगा। तो लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे बिकता है, लॉस हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसकी लॉस की अपनी जो वैल्यू होती है ना, वो स्क्रैप वैल्यू होती है, और ये एक्चुअली रेवेन्यू होता है स्क्रैप वैल्यू का, नॉर्मल लॉस का। जब नॉर्मल लॉस बेचोगे तो पैसे मिलेंगे ना, नॉर्मल लॉस जो आपको होता है, आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ, चीजें पड़ी हुई हैं, स्क्रैप पे बिकनी है, जब बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा ही आएगा ना। तो एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ पैसे देने हैं, आपको पैसे मिलने हैं, ये आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू होती है, और स्क्रैप वैल्यू एक्चुअली रेवेन्यू है उसी नॉर्मल लॉस का जो जाया हुआ। लेकिन कभी कभार लॉस की स्क्रैप वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि वो आगे बिक ही नहीं सकता, जिस तरह इवेपोरेट हो गया तो अब तो नहीं बिक सकता ना। तो इनपुट से दो आउटपुट कितने निकले इस लिहाज से अभी तक के मुताबिक, एक फिनिश गुड्स और एक नॉर्मल लॉस, ठीक है। जिस तरह ये देखो, एक मैंने आपके आगे क्वेश्चन रखा है, एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू प्रोसेस वन, उसने प्रोसेस वन का डाटा दे दिया। मटेरियल इनपुट कितना है, 1,000 यूनिट्स, यानी इस प्रोसेस में हमने जो मटेरियल इनपुट किया वो किया 1,000 यूनिट्स। आगे वो कह रहा है नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ इनपुट, नॉर्मल इज ऑफ 4% ऑफ इनपुट। भाई इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल किसी में, मेरा ख्याल है किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा इसी से कि, मतलब नॉर्मल लॉस वगैरह 4% ऑफ इनपुट है, नॉर्मल लॉस 4% ऑफ इनपुट है, तो सिंपल नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनपुट मतलब 1,000, तो नॉर्मल लॉस कितने आ गए, 40 यूनिट्स। उसने यही पूछा नॉर्मल लॉस बता दो, उसने पूछा नॉर्मल लॉस बता दो, मैंने 40 यूनिट्स बता दी, उसने पूछा नॉर्मल लॉस बता दो, मैंने
40 यूनिट्स बता दिए। उसने पूछा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बता दो, मैंने 40 यूनिट्स बता दिए। अच्छा, वैसे एक मैं बताने लगा हूँ वैल्यू से रिलेटेड। वैसे तो वो आपकी ना किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ, वैसे आपके अपडेटेड कोर्स के अंदर वैल्यू भी नहीं लिखी हुई कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखा हो स्क्रैप वैल्यू है $1.5 और नॉर्मल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट है वो है $10, तो आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे? अगर आपने इस नॉर्मल लॉस को वैल्यू करना है, इस नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 10 या 1.5? बताओ। अगर कोई बोले कि आप जरा स्क्रैप वैल्यू तो आप जरा नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो बताओ, तो आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे यहाँ पे? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताइए ये बात। बिल्कुल ठीक है, आप स्क्रैप वैल्यू यूज करोगे। स्क्रैप वैल्यू यूज करोगे 1.5। वैसे आपकी किताब में नहीं है ये पॉइंट, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी $60। $60 आपकी आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू। ये रेवेन्यू है जो जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कहाँ से? नॉर्मल लॉस से। जिस जो उसकी स्क्रैप वैल्यू वो रेवेन्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस है, वहां से पैसा बन रहा है। ठीक है। अगर वैसे जो नॉर्मली जब परसेंटेज देता है ना, ये इनपुट कितना परसेंट नॉर्मल लॉस है, तो यूनिट्स की बात कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 40 यूनिट्स लिखे हैं, ठीक है, और बाद में फिर वैल्यू की बात करें तो फिर स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर क्लियर है तो यस लिख दो। गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस, पहले हम एबनॉर्मल लॉस पे बात करेंगे। पहले हम एबनॉर्मल लॉस पे बात करेंगे। एक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नॉर्मल लॉस, याद है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में हमने कहा ये एक्सपेक्टेड लॉस है, उम्मीद थी कि ये लॉस होगा, उम्मीद थी, हमारा माइंड बना हुआ था कि ये लॉस तो होगा। लेकिन एबनॉर्मल लॉस ऐसा नहीं है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो, आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो जाए। जिस तरह बेसिकली ये जो आपका नॉर्मल लॉस है, जैसे जो एक्सपेक्टेड लॉस यानी जो नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल लॉस एक ही बात है। एज्यूम करो आपका नॉर्मल लॉस आपके जेहन में था कि 100 यूनिट्स होंगे। आपको था कि 100 यूनिट्स होंगे, आपको था कि लॉस होगा 100 यूनिट्स का, लेकिन लॉस हो गया 120 यूनिट्स का। लॉस हो गया 120 यूनिट्स का, एक्चुअल लॉस जो है वो हो गया 120 यूनिट्स का। तो इसका मतलब अगर आपकी उम्मीदों से ज्यादा एक्चुअल लॉस हो जाए, अगर आपकी उम्मीदों से ज्यादा एक्चुअल लॉस हो जाए, तो वो नॉर्मल लॉस में जाएगा। और नॉर्मल लॉस यहाँ कितना बना, सॉरी सॉरी, एबनॉर्मल लॉस में जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस कितना बना यहाँ पे? 20 यूनिट्स। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना बना? 120 यूनिट्स। 20, क्योंकि आपकी आपकी उम्मीदों के मुताबिक ये 20 यूनिट्स का लॉस नहीं होना चाहिए था। 100 का तो आपकी उम्मीदों में था, 100 यूनिट्स तो आपकी उम्मीदों में था कि ये तो डूबेंगे डूबेंगे, लॉस होगा होगा। लेकिन ये जो ऊपर 20 ऊपर हो गए, एक्चुअल लॉस थोड़ा ज्यादा हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस की पहली डेफिनेशन तो यही है कि अगर आपका, इफ योर एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड लॉस, दिस इज रेफर्ड एज एबनॉर्मल लॉस, जो आपकी उम्मीदों पे नहीं था, जो आपकी उम्मीदों पे नहीं था। जिस तरह साथ ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1, मटीरियल इज 1000 यूनिट्स, मटीरियल इनपुट। ठीक है, अब आपको पता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट को अगर मैं डेरिवेशन बनाऊं पूरी आउटपुट की, जो हमने अभी तक पढ़ी है, वो है फिनिश गुड्स में अगर आप नॉर्मल लॉस ऐड कर दो। फिनिश गुड्स में अगर आप नॉर्मल लॉस ऐड कर दो, नॉर्मली हमने यही पढ़ा है ना ऊपर, ये देखो। नॉर्मली हमने यही पढ़ा ना कि इस आउटपुट में फिनिश गुड्स है और नॉर्मल लॉस है। जिस तरह मैंने यहाँ पढ़ा, ये हमने वैसे तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस देखा था, लेकिन हमने ये देखा आउटपुट में फिनिश गुड्स है प्लस नॉर्मल लॉस है, तो फॉर्मूला हमारा इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस बन गया। ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखेंगे कि अब नॉर्मल लॉस है इस सवाल में कि नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने ऊपर जो सवाल अगर देखो तो सवाल में कहीं एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया, वो तो हमने कैलकुलेट करना है कि कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये तो हमने कैलकुलेट करना है। तो जो जो चीजें हैं हम लिख देते हैं, जो जो चीजें गिवन है हम लिख देते हैं। पहला देखो, मटेरियल इनपुट इज 1000 यूनिट्स। उसने इनपुट दे दिया 1000 यूनिट्स का, वो मैंने लिख दिया। 1000 यूनिट्स का इनपुट मैंने लिख दिया। 1000 यूनिट्स का इनपुट मैंने लिख दिया। आगे नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ इनपुट, उसने बोल दिया ना 4%, तो 4%। ठीक है, भाई ने कह दिया सो कह दिया। 1000 का 4% क्या बना? 1000 का 4% सोचो जरा। 40। 40 बन गया नॉर्मल लॉस, 40 बन गया नॉर्मल लॉस। ठीक है। अच्छा, प्लस
फिनिश गुड्स यहाँ पे हम नॉर्मली, अगर यहाँ हमें कोई एक्चुअल आउटपुट ना दिया होता, एज्यूम करो यहाँ कोई एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया हुआ, एज्यूम करो, तो फिर तो हम खुद ही कह देते ना कि यहाँ पे 960 जो है वो फिनिश गुड्स है, खुद बोल देते क्योंकि वहाँ गिवन नहीं था। लेकिन अभी वहाँ पे जब गिवन है, सवाल में एक चीज गिवन है, फिर वो भाई की माननी है, सवाल की माननी है, मतलब भाई क्या हो गया इसको, ऊपर राइट में तो ये सही करूँ। अब उसने बोल दिया सवाल में, उसने बोल दिया सवाल में, वो अब उसने बोल दिया सवाल में, ये देखो उसने क्या बोल दिया, सवाल में बोल दिया कि 944 एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट यानी कि जो यूनिट्स फिनिश गुड्स बने, जो फिनिश गुड्स बने, एक्चुअल आउटपुट उसने खुद दे दी कितने, 944। अब आपने देखा 944 और 40 तो ये होते हैं 984, ये हजार तो बनते ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी साइड पे कमी है, आउटपुट वाली साइड पे तो कोई कमी है। किस चीज की कमी है, वो जो हमें एक अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ उस चीज की कमी है। तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करो, कितना, 944 + 49 84, 944 + 49 84, इसको हजार में से माइनस कर दो तो 16 रुपीज की कमी है। ये जो 16 यहाँ पे है, ये क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस। 16 यूनिट्स क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस। 16 यूनिट्स क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस। 16 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आपके फिनिश गुड्स भी गिवन थे, आपका नॉर्मल लॉस भी गिवन था, उसकी परसेंटेज गिवन थी, उससे कैलकुलेट हो गया, फिर भी कमी आ रही थी। और अब कमी क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ यूनिट्स गायब हो गए हैं, अनएक्सपेक्टेडली लॉस हो गया है, कितने यूनिट्स का, 16 यूनिट्स का। तो आंसर आ गया 16 यूनिट्स। बताओ क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अगर कभी इसका मतलब आउटपुट में, आउटपुट निकालते हुए फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस, और अगर अब नॉर्मल लॉस होगा तो वो ऐड होगा, वो फॉर्मूला में ऐड होगा, तो इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस प्लस एब नॉर्मल लॉस। क्लियर है यहाँ तक, तो एक दफा यस लिख दो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। बाकी सब बताओ, बाकी सब बताओ, हमजा, मिशाल। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नो इशू, नोट कर लो। नोट कर लो तो बता देना। प्रोसेस कॉस्टिंग के पॉइंट दिखा दूं, एक मिनट यार, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए। मिशाल आपने नोट कर लिए। ओके। ओके। अच्छा, अब जिस तरह एबनॉर्मल लॉस है ना, कभी कभार क्या होता है, आपको एबनॉर्मली गेन हो जाता है। किस तरह, देखो आपको एक्सपेक्टेड था, आपको एक्सपेक्टेड था
नॉर्मल लॉस आपका एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड लॉस या नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स जो है ना जाया होंगे। अब ये आपकी उम्मीदों पे था कि यार 100 यूनिट्स ने जाया होना ही होना है। लेकिन हुआ ये, जब बाद में कैलकुलेशन हुई, एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो पता चला कि एक्चुअल लॉस जो है वो 70 का हुआ, 70 यूनिट्स का हुआ। अब आपको तो उम्मीद थी कि 100 यूनिट्स का होना है। अब ये आपकी उम्मीदों के अंदर अंदर, मतलब उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई लॉस की, उससे पहले लॉस खत्म हो गया, यानी लॉस कम था आपकी उम्मीदों से। ठीक है, लॉस एक्सपेक्टेड लॉस ज्यादा था लेकिन एक्चुअल लॉस कम था। आपकी उम्मीदें थी इतना जाया होगा, उतना जाया नहीं हुआ। तो इस केस को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। जो बैठे बैठे आपका फायदा हो गया, क्योंकि आपकी उम्मीदों के मुताबिक लॉस होना था, नहीं हुआ तो आपको फायदा हो गया। अब क्या होगा? अब इस लिहाज से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होंगी। आपको पता है कि आपका जो इनपुट है वो हमेशा आउटपुट के वो हमेशा आउटपुट के इक्वल आएगा। और आपके अभी अगर बेसिक फॉर्मूला देखा जाए तो इनपुट में सिर्फ दो चीजें आती, आउटपुट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक फिनिश गुड्स और एक एक नॉर्मल लॉस। बाकी चीजें हम बाद में ऐड करते हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस हमने बाद में ऐड किया। तो यहाँ हमने क्या कैलकुलेट करना है? एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करना है। सवाल पढ़ लेते हैं। द मटीरियल इनपुट इज 1000, इनपुट हमारा है 1000। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल लॉस इज 4%, नॉर्मल लॉस 4% का मतलब ये है 40 हो गया नॉर्मल लॉस। एंड एक्चुअल आउटपुट इज 980, एक्चुअल आउटपुट उसने आपको दे दिया 980 यूनिट्स। अब अगर आप देखो तो आपके फिनिश गुड्स कितने हैं? 980। आपके फिनिश गुड्स कितने हैं? 980। और आपका जो नॉर्मल लॉस है वो तो 40। इस लिहाज से तो भाई आपका आउटपुट इनपुट से भी ज्यादा हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, जो आपका नॉर्मल लॉस 40 था ना, आपको जो एक्सपेक्टेड था उतना लॉस नहीं हुआ, बल्कि आपको थोड़ा कम लॉस हुआ। कितना कम? जितना आपको एबनॉर्मल गेन हुआ। तो वापस 1000 पे जाने के लिए, अगर आपने 1020 से वापस वापस 1000 पे जाना है, 1020 से वापस 1000 पे जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से एबनॉर्मल गेन। गेन हमेशा माइनस होगा यहाँ से, लॉस हमेशा ऐड होगा। माइनस कितना करोगे? कि 1000 है, 20 माइनस करोगे। इसका मतलब कि आपको उम्मीद थी कि 20 रुपए लॉस होगा, लेकिन लेकिन 20 रुपए लॉस नहीं हुआ, 20 रुपए तो टोटल 40 में से 20 गेन हो गया, यानी और एक्चुअल लॉस आपका 20 रुपए हुआ है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपका आंसर फिर ये इक्वल आएगा। इस केस में आपका फिर एक दफा कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है? अच्छा, तो हम इस पॉइंट पे थे कि एबनॉर्मल गेन कैसे अगर लाना होगा, तो फिनिश गुड्स आपके 980 थे, फिनिश गुड्स आपके 980 थे, और 40 आपका नॉर्मल लॉस था। ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू फिनिश गुड्स प्लस नॉर्मल लॉस तो होता है। अब ये दोनों मिला के तो 1020 हो गया। अब हमारा इनपुट जब 1000 था, तो हमारा आउटपुट 1020 कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हमें कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, और एबनॉर्मल गेन को हमें यहाँ से माइनस करना है। एबनॉर्मल गेन को हमने यहाँ से माइनस करना है। तो माइनस क्या अमाउंट करेंगे? कि 1000 है, 1020 में से फिर हमने 20 को माइनस किया, ताकि हमारी वैल्यू क्या आ जाए? 1000 आ जाए। इसका मतलब हमारे सवाल में जो एबनॉर्मल गेन आया वो 20 यूनिट्स का है, 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है। मुझे बताओ, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अगर क्लियर तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। मुझे लग रहा है कि चैट शायद मुझे शो नहीं हो रही आप लोगों की। व्हाट्सएप पे बता दो अगर क्लियर है तो। व्हाट्सएप पर बता दो अगर क्लियर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अगर क्लियर है तो। अच्छा, यहाँ तक
यहाँ तक एबनॉर्मल गेन तक हम लोगों ने किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपकी ना असाइनमेंट है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। ये क्वेश्चन मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये अभी करना है और अभी बताना है मुझे। अभी करना है और अभी बताना है। ये क्वेश्चन की पिक्चर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हमारी आज की क्लास एंड है, आज की क्लास हमारी एंड है। हमारा यहाँ पे प्रोसेस कोस्टिंग का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ज्वाइंट प्रोसेस एक है, वो कल के प्रैक्टिस से पहले वो करेंगे, और कल प्रैक्टिस क्लास भी होगी साथ। ठीक है, कल हमारी लेंथी क्लास होगी। आज हमारा टॉपिक जो था नॉर्मल गेन लॉस और नॉर्मल लॉस हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँ, ये आपने मुझे करके अभी सबमिट करना है, अभी सबमिट करना है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। वैसे यहाँ पे आज की क्लास एंड है।